बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, हम माँ-बाप समझते हैं अपने बच्चों का हम बहुत ख़्याल रख रहे हैं। हम कर रहे होते हैं बहुत कुछ, अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में भी होते हैं। गलतियाँ, कोताहियाँ हो जाती हैं, हम इंसान हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी इर्रिपेयरेबल गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे इर्रिपेयरेबल लॉस होते हैं, जिसके बाद इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। वो अपने हाथों की तरफ देखता रह जाता है और वो खाली हाथ होते हैं, जो उसे मुँह चिढ़ा रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो आपके हाथ खाली हैं, इसकी वजह शायद आप खुद ही हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मैं उन वालिदा को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, उन वालिद को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि ये कुछ काम कुदरत के भी होते हैं। लेकिन प्लीज़ बहुत ख़्याल कीजिएगा, ये कहानी, ये स्टोरी वालिदैन के लिए एक तोहफ़ा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये समझ जाएँ तो ये एक ऐसा तोहफ़ा होगा कि आप लोग खुद और अपने और इर्द-गिर्द लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे। अल्लाह ताला हमें से किसी भी माँ-बाप को इस आज़माइश से ना गुज़ारे। जवान का लाशा उठाना जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम। कानून कुदरत है कि बड़े जाते हैं और छोटे जो हैं वो आगे बढ़ाते हैं ज़िंदगी को। लेकिन जब ये साइकिल उल्टा होता है और जब छोटे चले जाते हैं और बड़ों को उनको कंधा देना पड़ता है, तो ये क़यामत की घड़ी होती है। और ये अल्लाह ताला, मैं एक बार फिर से कहूँगी, किसी को ये वक़्त ना दिखाए। ये एक दुखी माँ की फ़रियाद है। उन्होंने कहा है कि स्टोरी को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ एक बड़ी गलती है, हम कुछ चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। अब हुआ क्या, मुख़्तसर करती हूँ मैं। बात कुछ लंबी हो गई, थोड़ा जज़्बात भी ऐसे, ज़ाहिर-सी बात है, हम भी साहिब औलाद हैं। अल्लाह ताला सबकी औलादों को लंबी उम्र, ज़िंदगी और सेहत दे। इस पाक बाबरकत महीने में आप सबके लिए दुआ कीजिए, अपने माँ-बाप के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो खातून है, ये एक लेक्चरर भी हैं, और लेक्चरर नहीं बल्कि अब तो प्रोफ़ेसर है। जब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो लेक्चररशिप से उन्होंने आगाज़ किया। गवर्नमेंट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थीं, फिर अब माशाल्लाह प्रोफ़ेसर रिटायर हुई हैं। और एक ही एक अल्लाह ताला ने इनको बेटा नवाज़ा था, एक ही बेटा था इनका। इनके शौहर जो हैं वो भी सरकारी नौकरी करते थे, ये भी सरकारी नौकरी कर रही थीं, और दोनों जो हैं घर का पहिया जो है वो, ज़ाहिर-सी बात है, उनका चल रहा था और एक अच्छा आसूदगी थी उनके घर में। अल्लाह ताला ने एक बेटे की नेमत से नवाज़ा और ज़िंदगी में और खूबसूरती आ गई। अच्छा, अब ऐसे में वो कहती हैं कि हमारे घर में ये एक ही बेटा था, हम इसको बहुत ख़्याल रखते थे और अल्लाह ने फिर दोबारा इनको इस नेमत से नहीं नवाज़ा या रहमत से भी नहीं नवाज़ा, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन वो कहती हैं हम इसमें ही खुश थे, क्योंकि हम एक तनख्वाहदार तबका थे और हमारे वसाइल जो हैं उनमें हम समझते थे कि ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है, और ज़िंदगी के शब व रोज़ जो है वो गुज़र रहे थे। वो कहती हैं कि मैं कई दफ़ा काफ़ी मसरूफ़ भी हो जाती थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को बड़ी तवज्जो देती थी। उसकी पढ़ाई, उसकी चीज़ें, उसकी बुक्स, उसकी कॉपीज़, उसके कपड़े, हर चीज़ जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड होती थी, और वो ख़ुद भी आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ऑर्गेनाइज़ बच्चा हो गया था, और वो अपनी पढ़ाई में बहुत कीन था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो कहती हैं कि उनके शौहर को अल्लाह ताला ने तरक्की दी, साथ उन्होंने थोड़ा-सा कारोबार शुरू किया, कारोबार में बरकत हुई और उनके पास पैसे की रेल-पेल भी हो गई और घर में आसूदगी आ गई। छोटे घर से वो बड़े घर में शिफ्ट हो गए, किराए के घर से अपने घर में चले गए, और ज़िंदगी और बेहतर होती चली गई। थोड़ी उनकी मसरूफ़ियत भी बढ़ना शुरू हो गई। जब वो फुल प्रोफ़ेसर बनी, तो ऐसे में उनको कई दफ़ा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में भी जाना पड़ता था। लेकिन बच्चा चूँकि अब बड़ा हो रहा था, तो उनको उस तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन अब क्या होता था, अब बेटा जो है उनका जब कॉलेज में आता है, तो कॉलेज में ज़ाहिर-सी बात है पढ़ाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लग गया। तो वो कहती हैं कि मैं उस पर ज़ाहिर-सी बात है नज़र भी रखती थी कि जवान हो रहा है बच्चा, और आजकल हम सुनते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, सिगरेट पीना, कुछ और चीज़ें। तो वो कहती हैं कि मेरी एक आदत थी कि जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, बल्कि जब कॉलेज जाता था, तो मैं उसके कमरे में जाके मैं उसकी सफाई खुद ही करती थी, क्योंकि झाड़ू पोछा जब वो करने भी आती थी लड़की, तो मैं साथ खड़ी हो जाती थी। डस्टिंग उसकी मैं खुद ही अपने हाथों से करती थी, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था कि जब कोई और उसकी चीज़ें छेड़ता था, चीज़ आगे पीछे होती थी, तो उसे इस चीज़ से बड़ी उलझन होती थी। तो वो कहती है कि मैं अपने बेटे के कमरे की सफाई अपने हाथ से करती थी, और मैं एक ऐसी माँ थी जिसे आप कह सकते हैं वहमी माँ। एक ऐसी माँ जो चीज़ों को भी देखती थी, मैं उसके कपड़ों को भी सूंघती थी, उसके कपड़ों की जेबों को भी चेक करती थी, उसके तकियों को देखती थी, बिस्तर के नीचे भी देखती थी, ताकि कोई भी अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले से पता हो। वो कहती है कि मेरे बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई
ऐसी बुरी आदत नहीं थी, ना वो सिगरेट पीता था, नमाज़ वो पढ़ता था। वो कहती हैं कि उसको उसकी ये चीज़ें देखकर मेरा दिल मुतमईन होता था कि मेरा बच्चा जो है वो सीधे रास्ते पे चल रहा है। उसके दोस्तों से वो कहती हैं कि मैं मिलती-जुलती रहती थी, जब बच्चे आते थे मैं थोड़ी देर उनमें बैठ के सलाम दुआ, बातचीत सब करती थी। और मैंने इस चीज़ का भी मेक श्योर किया था कि उसके बच्चे जो हैं वो किस तरह के दोस्त हैं। मैं इन चीज़ों में भी बहुत फ़ोकस्ड रहती थी, बल्कि 1-2 टाइम पर वो कहती हैं कि उसकी दोस्ती जो है कुछ ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के लड़कों से जब होना शुरू हुई, थोड़े से बहुत अपर एलीट क्लास के थे, तो मैंने इसको थोड़ा समझाया, टोका और ये मेरी बात सुनकर इसने भी उस पर अमल किया और इसने बाद में मुझे खुद ये आकर कहा कि मम्मा आपने सही कहा था। मैं उनकी कंपनी में बैठता था तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं बड़ा बेसुकूनी सी महसूस करता था। मेरे वही दोस्त अच्छे हैं जो मेरे पुराने हैं और मुझे तो उन्हीं में बैठना चाहिए। वो कहती है इस बात ने मेरे दिल को बड़ा एक सुकून दिया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना मुझे नवाज़ा है, कितना मुझे मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि लोग जहाँ पर मेरे साथ जो मेरी दोस्तें हैं, मेरी कोलीग्स हैं, वो बैठकर हर वक़्त बता रही होती थी कि बच्चों के ये मसले हो गए, सिगरेट पीता है, काबू में नहीं आता, रातों को देर से आना और ये चीज़ें। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे में इसमें से कोई आदत नहीं थी। मेरा बच्चा टाइम पर घर आता था, पढ़ाई करता था, रात को देर तक पढ़ता था, उसके दोस्त भी घर आते थे, वो भी दोस्तों के घर जाता था जब कंबाइंड स्टडी करते थे, तो मैं हर वक़्त उसके साथ राब्ते में होती थी, मैं फ़ोन कर लेती थी, कभी-कभी मैं वीडियो कॉल भी कर लेती थी, जिस पे कभी-कभी उसके दोस्त पीछे से हँस भी रहे होते थे, लेकिन वो भी हँस के उनको टाल देता था कि यार मेरी मम्मा बड़ी स्पेशल है, ये कहकर। अब वो कहती है इन सब के साथ मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। होता कुछ इस तरह से है कि वो कहती है कि एक दिन मैं अपनी रूटीन के मुताबिक मैं कॉलेज से वापस आई पढ़ाकर, मैं थकी हुई थी, मैं आके थोड़ी देर रेस्ट किया, मैं उठी, मेरा बेटा जो है मैं उसके कमरे में गई, मैंने कहा बेटा चाय पियोगे? तो उसने कहा जी मम्मा चाय बना दें और मैं बाहर आके ही पीता हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने चाय बनाई और मैंने टेबल पे रखी, सामने ही हमारे किचन जो बड़ा ओपन किचन था उसमें सेंटर में एक टेबल पड़ी थी, मैंने वहाँ पे अपनी चाय भी रखी, उसकी चाय भी रखी। उसकी पसंद की 1-2 चीज़ें जो हैं वो मैंने एक सैंडविच बनाया, एक मैंने समोसे तले और मैंने वो सामने प्लेट में रखा और वो आकर बैठ गया। कहती है बहुत ही खामोश था। मैं कहती हैं कि मैं महसूस कर रही थी कि जब से ये कॉलेज में आया है और अब वो यूनिवर्सिटी में मतलब एंटर हो गया था और कहती है कि मैंने ये फ़ील करना शुरू किया था कि ये थोड़ा खामोश रहना शुरू हो गया है अपने कमरे में। पहले जो दोस्त इसको ज़्यादा मिलने आते थे वो अब इतना नहीं आते। तो मुझे ज़हन में एक बार ये भी आया कि कहीं कोई लड़की वगैरह का मामला तो नहीं। तो वो कहती हैं कि मैंने इसके 1-2 दोस्तों से बात भी की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बल्कि लड़कियों-शड़कियाँ सब इसको मतलब बड़ी अच्छी दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं, लेकिन इस तरह मोहब्बत वगैरह वाला कोई मामला नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी इतनी फ्रैंकनेस थी कि अगर इसकी कोई ऐसा मामला होता, तो ये मुझे बताता और मैं इसको ये जहाँ कहता मैं इसकी वहाँ शादी कर देती। अब वो कहती है कि हम मेज़ पर आकर बैठे, मैंने भी अपनी चाय उठाई, उसने भी अपनी चाय उठाई और उसने मुझे कहा कि मम्मा दिल बड़ा उदास रहता है। तो वो कहती हैं कि बेटा दिल क्यों उदास रहता है? तो कहता है कि न मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे सब कुछ फीका-फीका लगता है, दिल बहुत उदास रहता है। तो इसकी वालदा ने कहा कि लगता है तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी और वो ज़ोर से हँस पड़ा, कहता है बस आपके पास तो यही एक मौज़ू होता है। तो वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में यही कहा जाता था कि लड़का जो है जब उसका कहीं दिल ना लगे तो उसकी शादी करा दो। और बस इस बात पे वो कहती हैं कि हम दोनों हँसे और उसके बाद फिर वो चुप हो गया और चाय पीने में और समोसा खाने में मशगूल हो गया। वो कहती है बात आई गई हो गई, वो अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, मैं अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। अगले दिन वो कहती हैं कि सुबह वो उठा है, उसके बाद इसी तरह रूटीन की तरह तैयार हुआ, लेकिन अब वो कहती हैं कि मेरी नज़रें जब उस पे पड़ी तो मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि बड़ा ही खामोश और बड़ी वीरानी है। मैं परेशान हो गई, मैं बहुत परेशान हुई, मैं इसके कमरे में गई, मैंने इधर-उधर देखा, मैंने इसकी किताबें खोल के देखी, कॉपीज़, मैंने कहा कुछ शायद मुझे मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं फिर बहुत परेशान हुई तो मैंने इसके दोस्त को फ़ोन मिलाया। तो वो मुझे कहता है कि आंटी हम भी कुछ अरसे से महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत खामोश है और वो मेरे साथ तो बहुत फ्रैंक है, मैंने उससे कई दफ़ा पूछा है लेकिन वो ये कहता है कि वो ज़िंदगी से बेज़ार सा है, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं अपने आप को इस दुनिया में बड़ा कैद महसूस करता हूँ। वो कहता है कि आंटी मुझे ऐसे लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, इसका ज़हनी मसला है, कोई लड़की का मामला नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहती हैं कि मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, परफ़ेक्ट है। शाम को मेरे हस्बैंड आए, वो कहती हैं मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे वहम है तुम्हें, वो कहती हैं हाँ बेशक, मुझे भी ऐसे लगा कि वहम ही है। वो आया शाम को, इसी तरह मुस्कुराते हुए उसने मुझे देखा, मैंने उसे चाय दी। आज उसने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो खलाओं में कहीं देख रहा है। कहती है उसके बाद वो कमरे में चला गया सोने के लिए, हम भी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए क्योंकि दिन की रूटीन बड़ी हेक्टिक होती थी। मेरे शौहर जो हैं वो भी ऑफ़िस से आते थे तो बड़े थके होते थे, फिर कुछ कारोबारी मामलात होते थे, फ़ोन पे लग जाते थे। हम लोग उस दिन खिलाफ़ तवक्को ज़रा जल्दी सोने चले गए। कहती है रात का कोई दूसरा पहर था कि हमारी एकदम से आँख खुलती है।
एक फायर की आवाज़ से। कहती है हम चौंक कर उठ कर बैठ जाते हैं। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकलती हूँ क्योंकि ऐसे लगता था कि ये आवाज़ जो है मेरे बेटे के कमरे से आ रही है। वो कहती है मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ लपकती हूँ और फिर जो मंज़र मैंने देखा वो ऐसा मंज़र था कि खुदा ऐसा मंज़र किसी माँ को ना दिखाए। वो कहती हैं कि एम्बुलेंस आई, बेटे को लेकर गए, कब उसे नहलाया-धुलाया गया, कब जनाज़ा पढ़ा गया। बोलने वाले जो है बोलते रहे, खुदकुशी की है, हराम मौत है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो सामने भी आए जिन्होंने हमारे कंधे पे हाथ भी रखा, लेकिन वो कहती हैं मैं समझ ना पाई कि आखिर ये है क्या। फिर वो कहती हैं कि मैंने उसके कमरे में उसकी चीज़ों में उसके मरने के बाद एक डायरी मिली। वो शायद डायरी हमेशा उसके बैग में होती थी जो वो साथ ले जाता था। उस डायरी के जब वो कहती हैं कि वर्क मैंने पलटे तो मुझे उसमें जो बातें नज़र आई वो बातें ऐसी थी कि मैं दहल कर रह गई। अंदर खामोशी है, खालीपन है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई लड़की का मामला हो, कुछ और हो। वो कहती हैं फिर मैंने जब इसको ढूँढना शुरू किया, मैंने इसको सर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो एक ख़ास किस्म का डिप्रेशन है और ये एक डिप्रेशन ऐसा डिप्रेशन है जो कई जाने ले गया है। फिर वो कहती हैं कि मैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स वग़ैरह में जब मैंने इस पर बात करना शुरू की तो मालूम हुआ कि बहुत से लोग इसका शिकार हैं और बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि हम लोग इन नफ़सियाती मसाइल को कोई बीमारी नहीं समझते, कोई मसला नहीं समझते। इसे ताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तेरा तो दिमाग ही ख़राब है, तू तो नफ़सियाती मसला बन गया है। कोई नफ़सियाती डॉक्टर के पास चला जाए तो उसे ताना मारा जाता है, तू तो पागल है, इसीलिए तो तू पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। खुदा के लिए ऐसा मत करें। इन चीज़ों को एड्रेस करें, बच्चों को परेशान देखें, फ़ौरन हेल्प के लिए दौड़िए, जाइए नहीं, दौड़िए। ये मसला इतना गंभीर है कि मैं कहती हूँ कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। मौलाना तारिक जमील साहब अल्लाह ताला उनके बेटे के आगे के सफ़र को आसान करे। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको शदीद डिप्रेशन का वो शिकार थे उनके बेटे और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। खुदारा इसको सिर्फ़ एक मज़ाक बनाकर ना रखते हैं। इस मसले को देखें, डिस्कस करें। एक गलती माँ-बाप की, मैं कहूँगी एक गलती, कि वो सोचते ही रह गए बस, उन्होंने समझा ही नहीं। बस ये गलती आप ना कीजिएगा। इसलिए ये स्टोरी आपके साथ शेयर करी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।